नमस्कार साथियों, डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं। नेपाल को एक नया प्रधानमंत्री मिला है, वह है महिला प्रधानमंत्री। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि नेपाल आखिर इतना चर्चा में क्यों है और नेपाल में अभी हुआ क्या था। इसके साथ साथ जानेंगे कि जनरल जेड क्या है और नया पीएम की चर्चा नेपाल में क्यों हो रहा है और कौन बनेगा नया नेपाल का पीएम और पीएम बनने के लिए नेपाल में क्या क्या कंडीशन होते हैं। इन सब बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक कुछ बेसिक जानते हैं। अभी नेपाल में भारत का जो पड़ोसी देश है, अभी काफ़ी ज़्यादा वहाँ हिंसा, प्रदर्शन, दंगा, कई लोगों की हत्या हुआ है और कई लोग घायल हुए हैं। इसकी चर्चा पूरे विश्व में गूंज रहा है। इसका कारण है कि जनरल जेड नामक एक प्रदर्शनकारी है जो पूरे इस प्रकरण को लीड कर रहे हैं, मुख्य भूमिका में है। आखिर जो प्रदर्शन नेपाल में चल रहा है उस प्रदर्शन का नाम दिया गया है जनरल जेड है। प्रदर्शन हिंसा और मौत तथा राजनीतिक लोगों पर हमला का कारण एक ही है। नेपाल सरकार द्वारा जो सोशल मीडिया है, जो फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन सब सहित 26 प्रकार के ऐप को, सोशल मीडिया ऐप को नेपाल सरकार ने बैन कर दिया था और जिसको लेकर इतना बड़ा नेपाल में घटना घटा है। इसका देखिए, जो नेपाल में 26 पर ऐप पर बैन हुआ था, उस पर नेपाल सरकार का कहना है कि जो हम लोग बैन किए हैं वो नेपाल में सोशल मीडिया द्वारा जो गलत अफवाह फैलाना, भ्रष्टाचारियों को रोकना और जो नेपाल में कई तरह के मीडिया है जो झूठ का प्रचार करता है, इसको करने के लिए बैन लगाए थे। जबकि यह सच्चाई था कि जो ऐप है उसमें एक और सच्चाई आया कि नेपाल में 26 ऐप में से बहुत ऐसे ऐप है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, इसके कारण उसको बैन कर दिया गया था। सिर्फ टिकटॉक था ही नेपाल में जिसको बैन नहीं किया गया था, क्योंकि सरकार ने बोला कि 26 ऐप में सिर्फ टिकटॉक ऐसा ऐप है जिसको रजिस्ट्रेशन मिला था, बाकी सब ऐप को बैन कर दिया। इसी को लेकर जो जनरेशन जेड है, जो जनरल जेड है, उस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ और इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया। ज़रा सोचने की बात है कि आज के डेट में सब लोग सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। मोबाइल बंद हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा, स्टूडेंट पर प्रभाव पड़ेगा और कई तरह के जो सिस्टम है जो जुड़ा हुआ है उस पर प्रभाव पड़ेगा। और आज के डेट में आदमी के लिए दो सबसे मुख्य भूमिका है, वह है लाइट, बिजली और मोबाइल। ये बैन हो जाए तो सोचिए युवा लोग और आने वाले दिन में कितना इस पर प्रभाव पड़ सकता है। इसी कारण को लेकर जब सरकार द्वारा 26 प्रकार के ऐप को बैन कर दिया गया तो लोगों ने एक गठन बनाया जिसका जो जेन 2 है, जेन जेड है, इसको जनरल जेड या जनरल जेड का नाम दिया जाता है। जो उसका लीड कर रहे थे, उसका नाम था, जो संयोजक था वह सुदन सुरुंग है। इस पूरा को लीड कर रहा था। टिकटॉक के माध्यम से एक इकट्ठा बनाया और एक बैंक सरकार पर हमला बोला और यह हमला को देकर नेपाल सरकार ने जितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया था उस ऐप को, प्रतिबंध को हटा दिया। इसके बाद भी लोगों में इतना जोर विरोध हुआ जिसको लेकर काफ़ी बड़ा घटना घटा। इसको लेकर लोगों द्वारा, संगठन द्वारा, प्रदर्शनकारी द्वारा संसद को जला दिया गया, कोर्ट को जला दिया गया, पीएम आवास को जला दिया गया और कई ऐसे राजनीतिक नेता थे जिसको दौरा दौरा कर वित्त मंत्री को सड़क पर पीटा गया। एक जो राष्ट्रपति थे उसके पत्नी को जिंदा जलाया गया और जितने राजनीतिक प्रमुख थे सबको पिटाई किया गया, हमला किया गया और सबके आवास को जला दिया गया। और इसी को लेकर जो वहाँ प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं और वह भागकर दूसरे जगह जाते हैं, इसलिए वहाँ प्रधानमंत्री का सीट खाली है। प्रधानमंत्री के लिए प्रदर्शनकारी द्वारा नॉमिनेट किए गए व्यक्ति को, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और थोड़ा सा देखिए, नेपाल में इस प्रदर्शन का नाम जनरेशन जेड रखा गया था तथा यह
इसकी मांग था कि जो नेपाल में भी लोकतंत्र है उसको हटाकर राजतंत्र किया जाए और हिंदू राष्ट्र किया जाए। और जो तीसरा मांग था वह था कि जनरेशन जेड द्वारा जो एक प्रदर्शनकारी द्वारा एक व्यक्ति जा बालेंद्र शाह उसको प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया जाए। 3 मांग के द्वारा इस पूरे प्रकरण प्रदर्शन करता है और कई राजनीतिक पार्टी इस जो प्रदर्शन दंगा के शिकार हुए वे थे राष्ट्रपति रामचंद्र पांडेल का पर हमला हुआ और उसके घर को आके हवाले कर दिया गया। जो पीएम ओली के निजी निवास था उस पर लोगों ने हमला किया और उसके घर को आग लगा दिया गया। जो शेख जो देवबा थे बहादुर देवबा पूर्व प्रधानमंत्री थे उसके हमला किया गया, उसको घर को आग लगा दिया गया। जो गृह मंत्री थे उस पर हमला किया गया जिस कारण इस्तीफा दिया और उसको आग के हवाले कर दिया गया। जो पुष्प कुमार दहर पंचम था जो पूर्व प्रधानमंत्री था उस पर हमला किया गया, उसके घर को आग लगा दिया गया। और पूर्व पीएम जो देवबा की पत्नी था उसको जिंदा जला दिया गया। नेपाल में करप्शन भ्रष्टाचारी इतना बढ़ गया था कि लोग उससे उब गया था। जैसे नेपाल में 2008 में पहली बार नेपाल में लोकतंत्र स्थापना हुआ तो 15 साल में 12 बार वहां सरकार को बदला गया और वहां भ्रष्टाचारी कम से कम 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ के करीब में वहां भ्रष्टाचार होता था, जिसके लेकर गरीब लोगों पर काफी महंगाई बढ़ गया था। इस सब को लेकर यह इतना बड़ा हादसा हुआ और इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया। अब इतना विकराल स्वरूप को देकर वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे दिया और वहां प्रधानमंत्री का सीट खाली है और पूरे जो नेपाल का जो शासन है वो सेना के हवाले कर दिया गया है। कुछ दिन नेपाल में जो सेना के हाथ में सौंप दिया गया था। सेना प्रमुख ने एक बयान में कहा है कि लोगों का जो इतना बड़ा बवाल हो रहा है वो बहुत पुराना है। कई बार हिंदू राष्ट्र को लेकर राजतंत्र को लेकर प्रदर्शन होता है लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ था। और पीएम ओली ने सेना से एक मदद मांगी है कि हमको सेना की मदद दिया जाए ताकि हम भागकर दुबई जाकर शिफ्ट हो जाए, लेकिन सेना ने उसके मदद को स्वीकार कर लिया है और एक कंडीशन लगा दिया है कि आप जाना है तो जाइए, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन एक शर्त है आप ओरिजिनल इस्तीफा दीजिए। एक बार क्या हुआ था कि पीएम ओली था 2021 में सांसद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बाद में खुद उसको इस्तीफा को ले लिया। इसी को लेकर सेना प्रमुख का कहना है कि आप ओरिजिनल दीजिए कि बाद में नहीं ना पलट के ले लीजिएगा। इसी को देकर अब जब जनरेशन जेड के लोग हैं वो विकराल धरना प्रदर्शन और हिंसा किया, उससे 3 मांग रखा है अभी राजतंत्र, हिंदू राष्ट्र और नया पीएम होना चाहिए। और बलेंद्र जो शाह है उसको नियुक्त किया है, लेकिन जो पीएम उम्मीदवार को लेकर जनरेशन जेड के जो प्रदर्शनकारी है उसमें आपस में भिड़ गया है, 2 गुटों में बढ़ गया है। कुछ लोग कह रहा है कि बलेंद्र शाह को पीएम बनाया जाए, कुछ लोग कह रहा है सुशीला कार्की को बनाया जाए और कुछ लोग कह रहा है कुलमान सिंह को बनाया जाए। इसको लेकर काफी ज्यादा सस्पेंस है और इतना बड़ा 2 गुटों में बवाल हुआ जनरेशन जेड द्वारा कि सेना प्रमुख और राष्ट्रपति के द्वारा एक मीटिंग बुलाया गया, उसमें भीड़ गया आपस में और भीड़ को बाहर किया गया और दोबारा बुलाया गया। उसमें 7 घंटे मीटिंग के बाद एक पता चला फाइनल रूप से कि जो ऑब्जेक्शन है, इस पर जो डाउट है, इसको सेना प्रमुख, राष्ट्रपति और जनरेशन जेड के जो लीडर थे उसको बुलाकर 7 घंटे के बाद फाइनल रूप से कह दिया गया कि नेपाल का जो अंतरिम सरकार है वो नेपाल के पीएम होगी, कार्यकारी पीएम अंतरिम सरकार का वो होगा सुशीला कार्की। और एक समझने की बात है कि अंतरिम सरकार क्या होता है, जब तक वहाँ इलेक्शन नहीं हो तो एक मनोनीत किया जाता है पूरे देश के द्वारा, संगठन के द्वारा, कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है वह प्रधानमंत्री के तौर पर बना रहेगा। इसीलिए नेपाल में अभी अंतरिम सरकार के रूप में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बनाया गया है और नेपाल में पहली बार ऐसा हुआ है और शपथ ग्रहण दिलाया जाएगा
इसके तहत जो शपथ ग्रहण हो भी गया वह शीतल भवन में हुआ, जो नेपाल का सांसद है। और जो अंतरिम सरकार है उसमें कहा गया है कि 6 महीना के लिए ये बनी है। 6 महीने के बाद मार्च 2026 में वहाँ वोट होगा और वोट के द्वारा फिर से नेपाल को पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री मिलेगा। और जो पहला ऑप्शन था बलेन्द्र शाह, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया, बोला कि हम वोट के जरिए आएंगे। और जो सुशीला कार्की था 73 साल की है, उस पर एक आरोप लगा कि वह पूर्व जज थी, मुख्य जज थी, प्रधान जज नेपाल का। और उसमें संविधान का हवाले से पता चला कि कोई भी रिटायर्ड व्यक्ति प्रधानमंत्री पद नहीं नियुक्त सकती है, इसलिए इस पर सस्पेंस था। और जो तीसरा नाम उछल रहा था प्रधानमंत्री के लिए वो कुलमान सिंह था, जो बीजेपी विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष है। और तीनों व्यक्ति हैं जिसका नाम प्रदर्शनकारी द्वारा बताया गया है, वह काफी ईमानदार है, इसीलिए इसको देकर इसको नॉमिनेट किया गया है। अब जो सुशीला कार्की है उसके जीवन पर एक प्रभाव डालते हैं। जो सुशीला कार्की है वे BHU भारत से BHU से पढ़ी लिखी है। उसका जो पति है दुर्गा, वे विमान अपहरण का शामिल थे। और जो इनका जन्म है वो 1952 में नेपाल के विराट नगर के शंकर नगर में इनका जन्म हुआ था। और वे ईमानदारी के लिए काफी जानी जाती है। हालांकि ये मुख्य जज थी नेपाल का, इसलिए ईमानदारी से इसका नाम को नॉमिनेट किया गया है। अब नेपाल सीमा का अभी नॉर्मल हो गया है। अब इसमें जानते हैं कि नेपाल की जो जनरेशन जेड का जो मांग है वह है इसमें 2 आयोग को गठन किया जाए। एक आयोग न्यायिक हो और दूसरा हो भ्रष्टाचार पर, जो इसमें लिप्त है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और जब बताइए भारत के जितने पड़ोसी देश है सब विदेशी ताकतों ने इसको विखंडन करने का प्रयास में है और लोगों का काफी इस पे चर्चा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। और जो नेपाल का फ्यूचर है वो अब देखना है। जो अंतरिम सरकार बन गया है आगे कितना विकास कर पाता है। हालांकि जो भी प्रदर्शन यहाँ देखा गया है वो विकास के नाम पर देखा गया है, आगे फ्यूचर को लेकर देखा गया है कि भारत इतना आगे बढ़ रहा है। नेपाल में करप्शन के चलते, भ्रष्ट लोगों के चलते अब तो वो सब खत्म हो गया है। अब देखना है कि नेपाल का फ्यूचर आने वाले साल में, आने वाले दिन में कैसा रहा है, कितने ऊंचाई को विकास कर रहा है, इसको देखना है। क्योंकि सरकार बदल गया है, जो वहाँ मांग था, मांग के द्वारा सरकार बना है और कितना विकास कर रहा है, नेपाल कितना आगे जाता है, देखना है। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी अपडेट आएगा तो इस पर हम अपडेट लेके आएंगे।